गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम रीट परीक्षा को लेकर एनसीईआरटी आधारित टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे बायोलॉजी का, वो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, यानी नियंत्रण एवं समन्वय क्या होगा। यह विद्यार्थियों एनसीईआरटी 10th क्लास का टॉपिक है। जो 10th क्लास की बोर्ड का तैयारी कर रहा है वो भी पढ़ सकता है और रीट के लिए इम्पोर्टेंट है। पिछली बार इस टॉपिक से एक सवाल बन गया था, तो आप अपनी कॉपी में इसे नोट्स करते रहिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए विद्यार्थियों, सजीव के अंदर पर्यावरण में रहने हेतु कई सारे परिवर्तन होते हैं जो अनुक्रिया करनी पड़ती है। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, जैसे उद्दीपन होगा, स्टिमुलेट होगा, और जैसे प्रकाश है उष्मा है, ठंड है, ध्वनि है, सुगंध है, स्पष्ट, ये सारे के सारे उद्दीपन कहलाएंगे जो प्रकृति के अंदर अपनी अनुक्रिया के अनुसार होते रहते हैं। पौधे और जंतु में अलग अलग प्रकार के उद्दीपन अनुक्रिया करते हैं। विद्यार्थियों, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कैसा होता है वो देखेंगे। सभी जंतु में दो प्रकार के तंत्रों का उपयोग किया जाता है, एक तंत्रिका तंत्र और एक होता है अंतःस्रावी तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। देखेंगे दोनों के बारे में क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन्स बोलेंगे, जो यह नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका कोशिका, नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका पेशीय ऊतक द्वारा किया जाता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन्स के एक संगठित जाल का बना होता है। यह सूचनाओं को विद्युत आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। कौन? तंत्रिका तंत्र। अब इसमें देखिए रिसेप्टर क्या होता है, ग्राही भाग क्या हो गए। ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं और हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। कौन? ग्राही। जैसे देखिए कान, कान का मतलब होगा सुनना, और शरीर का बैलेंस बनाने का कार्य कौन करेगा? कान करेगा। आँख का दूसरा काम है प्रकाश ग्राही और देखने का काम। इसी प्रकार जो स्किन होगी वो होगी ताप ग्राही, ताप को सहन करेगी, ठंडा या गर्म। तो ये हो गए इसके ग्राही ऑर्गन्स। जैसे ही नाक होगा, नेक के अंदर ग्रहण होती है जो सुगंध लेने का यानी गंध का पता लगाना, और जीभ का कार्य है रस सवेदी ग्राही यानी स्वाद का पता लगाना। अगला पढ़ेंगे अपन तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स। तंत्रिका तंत्र की संरचना में क्रियात्मक क्या रहता है, इंपॉर्टेंट है। पिछली बार रीट परीक्षा में पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाएगी? न्यूरॉन्स कहलाएगा। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर क्या है विद्यार्थियों। देखिए ये वाला भाग ये इसका कहलाएगा तंत्रिकाक्ष, और पीछे वाला भाग तंत्रिका का सिरा, अंतिम सिरा। यहाँ पे ये डेंड्रॉइड्स है विद्यार्थियों, और ये तंत्रिकाक्ष और ये केंद्रक, और इसके बीच में छोटे छोटे कण होते हैं जिसे नेसल के कण कहते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। और ये है डेंड्रॉइड्स जिसे दुर्मिका कहा जाता है, और ये बॉडी सेल है कोशिका काय। देखिए विद्यार्थियों, तंत्रिका कोशिका के भाग कौन कौन से, तो दुर्मिका के कार्य करता है। कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं जो सूचना प्राप्त करती है दुर्मिका होगी। कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना को विद्युत आवेगों में चलाती है। तंत्रिकाक्ष जो एक्सन होता है बीच के अंदर, यह सूचना को विद्युत आवेगों को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन्स दुर्मिका तक पहुंचाता है। जो तंत्रिका काय होता है बीच वाला, ये वाला भाग जो तंत्रिका काय पीछे वाली सूचना को देता है। इसके बाद होता है सिनेप्स जो इम्पोर्टेंट है, पिछली बार परीक्षा में पूछा गया, इसको हिंदी में अंतःकरण कहते हैं। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के दुर्मिका के मध्य एक रिक्त स्थान होता है। यह विद्युत आवेगों को रासायनिक संकेतों में बदलता है जिससे यह आगे संचारित हो सकती है सूचना। प्रतिवर्ती क्रिया इंपॉर्टेंट है, जो मेरुरज्जु द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। किसी उद्दीपन के प्रति तेज और अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाएगी। ठीक है विद्यार्थियों। रिफ्लेक्स रिएक्शन, जैसे किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे की अपन हटाएंगे, पैर के कांटा लगने पर अपन हाथ अचानक उसके वहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार कोई भी गर्म या ठंडी वस्तु छूने पर अचानक हाथ हटाया जाएगा। अब कैसे होती है, तो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे यहाँ पर उद्दीपन ले दिया गर्म उष्मा, फिर ग्राही अपने त्वचा द्वारा उसको ग्रहण कर लिया, फिर मेरुरज्जु द्वारा इसका पता कर दिया, फिर कार्यकारी अंग जो पेशी होगा उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिक हाथ पीछे की ओर हटेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक प्रकार का विद्यार्थियों।
इसके बाद देखते हैं अनुक्रिया 3 प्रकार की होगी, कौन कौन सी है। 3 टाइप ऑफ रिएक्शन। देखिए, पहला ऐच्छिक, जो अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, जो अपनी इच्छा के अनुसार होगी, जैसे बोलना है सीखना, वो अपनी इच्छा के बल पे होता है, इसको ऐच्छिक कहेंगे। अनैच्छिक होगा जो अपने मन के ऊपर यानी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होती। ये मध्य और पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की, जैसे श्वसन है वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होती है, अगर अपनी इच्छा के अनुसार होती है तो अपन रोक सकते थे। उसके बाद दिल का धड़कना, जो हार्टबीट है, सॉरी, वो वगैरह अनिश्चित क्रिया है। उसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया जो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो इंपॉर्टेंट है ये, विद्यार्थियों पूछा गया है सवाल कि प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो मेरुरज्जु द्वारा। जैसे वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे की ओर लेना। उसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ी वो देखेंगे। कुछ परिस्थितियों में ऐसे गर्म वस्तु को छूने पर, पैनी वस्तु को छूने पर आदि में हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर में क्षति पहुंच सकती है। यह अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु द्वारा संपन्न होती है, जो जल्दी होती है। अब देखिए, जो तंत्रिका तंत्र है इसके दो भाग है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे CNS कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसके PNS कहते हैं, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए यहाँ पर CNS के दो भाग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, यानी ब्रेन और मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं मेरुरज्जु को। इसके बाद में PNS के दो भाग है, तंत्रिका, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। सॉरी विद्यार्थियों, मस्तिष्क से निकलती है कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु से निकलती है। मस्तिष्क देखते हैं, मस्तिष्क ब्रेन्स क्या है, तो मस्तिष्क की सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र होता है। जो भी अपने माइंड में क्रिया होती है वो सभी क्रिया का समन्वय केंद्र होता है। इसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क क्या होता है, यह सबसे जटिल और विशिष्ट भाग है, और मस्तिष्क यहाँ पर प्रमस्तिष्क होता है, ये शरीर मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अग्र मस्तिष्क कार्य क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क से सोचने वाला भाग ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रण करेगा, सूचना को याद रखना, शरीर के विभिन्न हिस्सों सूचना एवं उनको एकत्रित करना और समायोजन करना, एडजस्टमेंट करना, साथ ही भूख का केंद्र होता है। अगले बात है मध्य मस्तिष्क है, वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया इसमें से सवाल। यह अनिश्चित क्रिया को नियंत्रण करता है, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, आँख की पुतली उसके आकार में परिवर्तन, सिर और गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रण कौन करता है, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। इसके बाद में पश्च मस्तिष्क, इसके 3 भाग है। अनुमस्तिष्क जो शरीर की संस्थिति और संतुलन बनाए रखता है, जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका शरीर लड़खड़ाता है, तो वो अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ये अनुमस्तिष्क थोड़ा इफेक्टिव हो जाता है अगर शराब पीता है तो। ये ऐच्छिक क्रिया को परिशुद्ध और पेन का उठाना, ये सारे के सारे अनुमस्तिष्क के उदाहरण। मेडुला ऑब्लिगेटा इंपॉर्टेंट है, अनिश्चित क्रिया को नियंत्रण करने, जैसे रक्तस्राव, वमन है, उल्टी वगैरह हो रही है, तो वहाँ पे मेडुला ऑब्लिगेटा काम करेगा। फिर पॉन्स क्या है, तो पॉन्स देखेंगे, अनिश्चित क्रियाओं को जैसे श्वसन नियंत्रण करेगा, कौन, पॉन्स। ये देखिए विद्यार्थियों, मस्तिष्क है, मस्तिष्क के आगे वाला ये प्रमस्तिष्क, ये खोपड़ी है, उसके बाद इसको कपाल कहते हैं, ये मध्य मस्तिष्क। यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसके बीचों बीच यहाँ इसके 3 भाग है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिगेटा, अनुमस्तिष्क, उसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क मिला के टोटल। फिर यहाँ पर ये हो गया पीस ग्रंथि, छोटी सी, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होते हैं, अंतःस्रावी। उसके बाद हाइपोथैलेमस जो हेडमास्टर ग्रंथि कहलाएगा, सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करता है। फिर सबको मिलाकर ये हो गया अग्र मस्तिष्क। तो ये होगी मस्तिष्क की स्ट्रक्चर विद्यार्थियों। फिर मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा कैसे होगी, तो मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है, और बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। मेरुरज्जु की सुरक्षा मेरुदंड द्वारा यानी रीढ़ की हड्डी करती है। अब देखिए कि तंत्रिका उत्तक और पेशी उत्तक के बीच में समन्वय कैसे होता है। देखिए विद्यार्थियों, ज्ञानेंद्रिय, उसके बाद संवेदीग्राही तंत्रिका, फिर देखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सूचना प्राप्त करता है, उसके बाद संसाधित करता है, फिर निर्णय करने के बाद में अनुक्रिया उत्पन्न करना है, फिर प्रेरक तंत्रिका द्वारा पेशी उत्तक में जाएगा, फिर प्रोटीन का पुनः व्यवस्थित करना, उसके बाद ये पेशी संकोचन द्वारा अनुक्रिया हो जाएगी शरीर की। अब देखेंगे विद्युत संकेत और तंत्रिका तंत्र की सीमा क्या होगी, उसके क्या क्या दोष है। तो विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंचता है जो तंत्रिका से जुड़ी होती है। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका या नया आवेग उत्पन्न करने से पहले कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है, अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। तो ये भी दोष है। पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता। ठीक है, ये इसके दोष थे तंत्रिका संचारण के। फिर रासायनिक संचारण कैसे होता है, तो विद्युत संचरण की सीमा को दूर करने के लिए रासायनिक संचारण का उपयोग किया गया है शुरू, जो अलग अलग होते हैं। अब पौधों में समन्वय कैसा होता है, तो पौधों में गति होगी, पौधों में गति पर निर्भर न होना और वृद्धि पर गति। देखिए विद्यार्थियों, पौधों में 3 प्रकार से होती है, 2 प्रकार से माना गया। एक तो
वृद्धि गति पर निर्भर नहीं करती, दूसरी है वृद्धि पर गति निर्भर नहीं करती। देखिए यहाँ पर उद्दीपन के लिए अनुक्रिया तत्काल कैसे होती है, तो वृद्धि पर गति न होना, पौधे विद्युत आवेश रासायनिक संचालन द्वारा सूचनाओं को एक दूसरे से कोशिका तक पहुँचाते हैं। कोशिका को अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल जाएगी, सिकुड़ जाएगी, यानी पानी की मात्रा होगी उसकी मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा, जिससे कोशिका फूल भी सकती है और सिकुड़ भी सकती है। जैसे सूर्यमुखी के पौधे देखा होगा आपने, हाथ लगाते ही क्या हो जाती है, पत्तियां मुरझा जाती हैं, तो सूर्यमुखी के पौधे को पत्तियों को हाथ लगाने पर क्या जाती है, सिकुड़ जाती है। इसके बाद वृद्धि के कारण क्या है वो देखेंगे, इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। तो वृद्धि के कारण है ये दिशिक और अनुवर्तिक गतियाँ और उद्दीपन के कारण होती है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है दिशिक या अनुवर्तन गतियाँ या उद्दीपन के कारण। प्रतान क्या है, प्रतान वह भाग है जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास लेने वाले विभाग की तुलना है तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान की वस्तु चारों तरफ लिपट जाती है। प्रकाश अनुवर्तन क्या है, प्रकाश की तरफ गति होगी। गुरुत्वानुवर्तन यानी पृथ्वी की तरफ गति होगी, पृथ्वी की तरफ गति यानी दूरी गति। रसायनिक अनुवर्तन यानी प्राग नली की अंडाशय की तरफ गति होगी, जो प्राग नली होती है वहाँ अंडाशय के नीचे की तरफ गति, उसको बोले रसायनिक अनुवर्तन। जला अनुवर्तन मतलब पानी की तरफ, जो जड़ों की तरफ होने वाली गति। पादप हार्मोन वे रसायन हैं जो पौधों की वृद्धि और विकास अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। अब देखेंगे पादप हार्मोन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे गए, पिछली बार भी पूछा गया है 2nd ग्रेड के अंदर साइंस एग्जाम बायोलॉजी के अंदर। देखिए ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है, ये शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है, तो इम्पोर्टेंट है। कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है, इंपॉर्टेंट है। और प्रकाश अनुवर्तन में सहायक है। नेक्स्ट है जिब्रेलिन, ये तने की वृद्धि में सहायक है, तो एक ही इंपॉर्टेंट है इसका कार्य। जिब्रेलिन का कार्य है तने की वृद्धि में सहायक। साइटोकाइनिन ये कोशिकाओं के तीव्र विभाजन को प्रेरित करता है, तो इंपॉर्टेंट है, पिछली बार रेट परीक्षा में पूछा गया है और 2nd ग्रेड के तो स्पेशल पूछा गया है 2013 के अंदर विद्यार्थियों कि साइटोकाइनिन का कार्य क्या है, तो कोशिका विभाजन को तीव्र प्रेरित कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। साथ ही फल और बीज में अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है कौन, साइटोकाइनिन। एब्सिडिक, और इसके लिए भी पूछा गया है 2016 के अंदर, ये एक संदमन हार्मोन है, तो इम्पोर्टेंट है। वर्धी संदमन हार्मोन कौन सा है, ABA, जिसे एब्सिसिक एसिड कहा जाता है। और पत्तियों का मुरझाना ये भी एब्सिसिक हार्मोन और तनाव हार्मोन भी है, तो इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें 10th क्लास, उसके लिए भी ये नोट्स इंपॉर्टेंट है, आप भी झिझक तैयारी के साथ इसको पढ़िए और NCERT बेस्ट है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, देखिए जंतु हार्मोन कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है, पूछे गए पिछली बार परीक्षा में। देखिए वे रसायन होते हैं हार्मोन जो जंतु की क्रियाओं, वृद्धि और समन्वय को नियंत्रण करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियाँ होती है जो अपना उत्पाद रक्त में स्रावित करती है, जो हार्मोन कहलाते हैं। मतलब कुल मिलाकर इसके पास में नलिका नहीं होती, ये नलिकाविहीन ग्रंथि होती है और इसका उत्पाद सीधे रक्त के अंदर स्रावित होता है। अब देखेंगे कौन कौन से अंतःस्रावी हार्मोन हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है परीक्षा में पिछली बार भी। पहला है थायरॉक्सिन, ये अवटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला होता है थायरॉक्सिन, ये गर्दन में होता है और इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपसे करना। सॉरी। वृद्धि हार्मोन जिसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि से स्रावित होता है और ये मस्तिष्क में होता है, ये भी वृद्धि का विकास का नियंत्रण करता है। कौन, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट है एड्रेनलिन हार्मोन, जो अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, कौन सा, एड्रेनलिन हार्मोन, और ये किडनी के ऊपर कार्य करता है मैन, और इसका मतलब BP प्लस हृदय धड़कन और आदि को नियंत्रण करता है, तो इंपॉर्टेंट है। इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है, पिछली बार परीक्षा में पूछा गया है। करो या मरो हार्मोन भी इसे कहा गया है और यह शरीर के अंदर हृदय धड़कन, BP, ब्लड प्रेशर और अन्य बहुत सारी क्रियाएं जो आपातकालीन होती है उनको नियंत्रण करता है। कौन, एड्रेनलिन। नेक्स्ट है अग्नाशय से स्रावित होने वाला इंसुलिन हार्मोन, जो उदर के अंदर होता है, यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है। अगर शर्करा की मात्रा कम हो गई शरीर के अंदर, ज़्यादा हो गई सॉरी विद्यार्थियों, तो फिर डायबिटीज़ रोग हो जाएगा जिसमें इंसुलिन हार्मोन की क्या होगी, कमी। इसके बाद लिंग हार्मोन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पिछली बार परीक्षा। लिंग हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ये मेल हार्मोन है, नर हार्मोन, वृषण से स्रावित होता है, पेट के निचले भाग में होता है और यौवन से संबंधित जो जितनी भी परिपक्वता आती है वो युवा अवस्था में वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से आती है। अगला है एस्ट्रोजन हार्मोन, मादाओं के अंदर होता है, जो अंडाशय से स्रावित होता है और यह मादाओं के अंदर परिपक्वता लाता है। अब देखिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, देखिए तो अवटु ग्रंथि जिसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन उपाप से नियंत्रित करता है। अभी अपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि ये क्या क्या कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन उपापचय का नियंत्रण करता है।
जिससे शरीर में संतुलन में वृद्धि हो सके। F2 के साथ सही रूप में कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे गॉइटर की बीमारी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है गॉइटर या गलगट्टू रोग क्या होता है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है, जो थायरॉक्सिन द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है मधुमेह रोग। विद्यार्थियों, ये मैंने अभी बता दिया था कि हमारे शरीर में रक्त की शर्करा की मात्रा में रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ेगी। इसका कारण ये है कि अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी। किसकी होगी? इंसुलिन हार्मोन की कमी। इसके कारण इंसुलिन रक्त के शर्करा के स्तर को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है निदान के लिए आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना चाहिए डायबिटीज के लिए। उसके बाद पुनर्भरण क्या है क्रियाविधि? तो हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होने से हमारे शरीर में हानिकारक प्रभाव डालता है, अतः पुनर्भरण क्रियाविधि द्वारा सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में अथवा समय पर स्रावित हो। उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण विधि द्वारा की जाती है। इसके बाद में देखिए इसकी विधि कौन सी है शर्करा की। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए शर्करा की मात्रा को बढ़ाना, उसके बाद अग्नाशय द्वारा संशोधित करना होगा, फिर इंसुलिन का स्राव होगा। ये स्राव होने पर रक्त की मात्रा को घटा जाएगा, रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा घट जाएगी। उसके बाद अग्नाशय द्वारा इंसुलिन न बनना। तो ये एक बंद करो पुनर्भरण योजना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार आज हमने नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक जरूर करें विद्यार्थियों। और जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास है ये। NCERT आदि हूबहू विद्यार्थियों इसी में से प्रश्न आपके आएगा, देख लेना आप, इसलिए नोट्स बनाते रहिए और बार बार इसे रिवाइज करते रहिए। मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें लगाए हैं और अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें जो रीट की तैयारी करें, साथ ही 10th क्लास बोर्ड की भी तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।